नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो हाल ही में भारत सरकार ने जारी की है, आज हम उसको आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है और एनपीएस और यूपीएस में कौन सा चुने, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, कर्मचारी के नज़रिए से हम देखेंगे। जो यूपीएस के 5 बिंदु है उनको भी साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। सबसे पहले आज हम फ़ायदा या नुकसान देखेंगे। जो पेंशन स्कीम आई है न्यू, जिसे न्यू पेंशन स्कीम का मॉडिफाई बोलते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके 5 महत्वपूर्ण बिंदु है जो एक कर्मचारी के नज़रिए से देखने वाले हैं कि सरकार ने किस तरह से इनको मॉडिफाई किया है। यह वो मंजूरी पत्र है जो कल भारत सरकार ने जारी किया, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, एकीकृत पेंशन योजना, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। इसमें जैसे पहला पॉइंट दिया है कि सुनिश्चित पेंशन। इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा यदि आपकी है तो आपको 12 महीनों के लास्ट अंतिम 12 महीनों का औसत निकालकर आपको मूल वेतन के 50% का पेंशन दिया जाएगा, और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होने पर भी आपके लिए यह अनुपातिक होगा। दूसरे में बोला है कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मिलेगी आपको, यानी जो फैमिली पेंशन एनपीएस में नहीं मिलती थी, इसमें आपको 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। फिर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन भी किया, जैसे सर्विस कम होती है, जैसे एक्स सर्विस मैन होते हैं जो काफ़ी लेट ज्वाइन करते हैं तो उनकी सर्विस कम होती है, तो उनके लिए जो एनपीएस में जो न्यूनतम सैलरी बनती थी वो बहुत ही कम थी, पेंशन के टाइम 10,000 से भी कम थी। तो इस स्कीम के तहत इन्होंने मिनिमम रखा है कि मिनिमम 10,000 आपको पेंशन दी जाएगी। इस पर डीए या डीआर दिया जाएगा। डीए और डीआर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब आप सर्विस में होते हो तो डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, और यदि जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें डीआर बोलते हैं, डीएनएस रिलीफ। तो ये दोनों एक ही रेट होती है इनकी। जो जैसे आज की रेट में 50% डी है तो 50% ही डीआर है, तो दोनों सेम ही रेट होते हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। अब आगे देखेंगे कि 5वां पॉइंट ये कहता है कि सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के एक अलग से राशि दी जाएगी, जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक उपलब्धियों के डीए वेतन प्लस डीए का 1/10वां भाग होगा। ये मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा कि ये इस पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं। जो हमने अभी पॉइंट देखे, ये इंग्लिश में कल रेल मंत्री श्री वैष्णव जी ने समझाए थे हमें कि इंश्योर्ड पेंशन मिलेगी आपको 50%। यदि आपकी सर्विस 25 साल से अधिक की है तो आपको 12 मंथ जो लास्ट के होते हैं उसका एवरेज निकाल कर उसकी 50% पेंशन, और उस पर आपको डीए यानी डीएनएस अलाउंसेस, जो पेंशन के दौरान डीआर बोलते हैं उसे, वह मिलेगा। उसके बाद इंश्योर्ड फैमिली पेंशन जो एनपीएस में नहीं थी वो इंश्योर्ड किया है इन्होंने, 60% रहेगी। फिर इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 10,000 आपकी मिनिमम पेंशन रहेगी। इस पर भी आपको डीए या डीआर मिलेगा। जो आज की डेट में यदि 10,000 मिनिमम होती है तो वो 15,000 होगी, क्योंकि 50% आपका डीए है। 4th पॉइंट में भी इनका यही कहना है कि जो डीएनएस रिलीफ है वो आपका एक फार्मूला बनाया जाएगा। उस फार्मूले के बेस्ट से आपको ये दिया जाएगा, जो फैमिली पेंशन में मिलना है, आपकी पेंशन में मिलना है, या फिर मिनिमम पेंशन में मिलना है, तीनों में तो एक फार्मूला होगा। उस फार्मूले के बेस्ट बनाना है। आगे आने वाले में जैसे ही हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो फार्मूला आता है तो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करूँगा कि आपकी किस सैलरी पर कितना डीआर मिलेगा। और 5वां 1/10 आपका मंथली सैलरी पर 6 मंथ के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। ये लमसम अमाउंट होता है जो आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलेगी। अब तीनों पेंशन स्कीम में हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या कहता है। ओल्ड पेंशन स्कीम कहता है कि कर्मचारियों के आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, और कर्मचारी का इसमें कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता है। यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, जैसे कि एनपीएस में गैर सरकारी भी थे। तो इसमें डीएनएस अलाउंस का प्रावधान था, यानी जो आपकी पेंशन 50% मिलती थी उस पर जितना भी महंगाई भत्ता था वह आपका साल में 2 बार बढ़ता था, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 बार बढ़ता था। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 6 महीने में महंगाई भत्ता पेंशन के अनुसार बढ़ता था, तो वो 1 जुलाई 1 जनवरी को जितना भी डीए बढ़ता है वो आपकी पेंशन में लग जाता था।
और न्यू पेंशन स्कीम में क्या था कि एम्प्लॉय से पहले ही कंट्रीब्यूट करवाया जाता था और उसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूट रहता था। तो इसमें सरकारी कर्मचारी से 10% उनकी सैलरी से काटा जाता था, उसमें 14% गवर्नमेंट का योगदान देता था। तो वो टोटल 24% आपके शेयर बाज़ार में लगते थे। शेयर बाज़ार में जब आपके रिटायरमेंट के टाइम में जितना भी आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ था उसमें जो भी इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से आपको मिलता था, जिसमें 60% आपको डायरेक्ट मिल जाता था, एक साथ मिल जाता था, और बाकी जो 40% बचता था उसकी ही पेंशन बना के दी जाती थी। इस पर कोई भी आपका अलाउंस बाद में नहीं मिलता था। जो 40% था ना, 40% फिक्स पेंशन बनती थी। इस पर कोई डीए, जैसे डीए बढ़ रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। जो लास्ट आपकी पेंशन बनेगी वही मिलने वाली है आपकी। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है इन्होंने। क्या किया है इसमें, एक थोड़ा इंश्योर कर दिया ओपीएस की तरह कि आपको 50% पेंशन मिलेगी आपकी लास्ट बेसिक की। इसके लिए आपको कम से कम 25 साल की सर्विस चाहिए। ओपीएस में ये सर्विस आपके 20 साल की थी, यहाँ इन्होंने 25 साल कर दिया कि 25 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। उसके अलावा जो लाभ मिलना है वो अनुपातिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि इसके ज़्यादा सर्विस है या इससे कम सर्विस है तो अनुपातिक एक चार्ट बनेगा, चार्ट के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। इसमें कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा, जैसे एनपीएस में था, सेम टू सेम 10% इसमें आपकी सैलरी कटेगी। पर इसमें जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो आपका 18.5%, 18.5% आपका सरकार इसमें पैसा डालेगी और वही आपको बाद में पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। एनपीएस की तरह यह बाज़ार से नहीं जुड़ा होगा। इसमें जो भी लास्ट आपकी पेंशन बनेगी उस पर डीआर का भी प्रावधान है। जो एनपीएस में आपको प्रावधान नहीं मिलता था इसमें आपका प्रावधान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनपीएस और यूपीएस में मुख्य क्या अंतर है। जैसे पेंशन की बात करें तो पेंशन में पहले कर्मचारी से पूंजी जमा करवाई जाती है। एनपीएस में आपका 10% करता है और 14% उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। और जब आपका रिटायरमेंट होती है, जब आपकी रिटायरमेंट होती है तब आपको 60% एक साथ दिया जाता है और 40% की आपकी पेंशन, फिक्स पेंशन बनाई जाती है जिस पर आपको कोई अलाउंसेज नहीं मिलते। मगर यूपीएस में आपका अंतिम जो 12 मंथ का पीरियड होता है उसकी एवरेज निकालकर उसकी 50% आपकी बेसिक होती है और उस पर जो भी डीए या डीआर मिलता है वो लगाकर आपको पेंशन के तौर पर मिलेगी। ये इन्होंने इंश्योर कर दिया एक। तो दूसरा, पेंशन पर भत्ता तो एनपीएस में आपको कोई पेंशन में भत्ता नहीं मिलता था, जैसे डीए या डीआर नहीं मिलता था। इसमें आपको डीआर मिलेगा। डीआर मैं वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ कि डीआर और डीए सेम होते हैं। फैमिली पेंशन की बात करें तो एनपीएस में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, मगर यूपीएस में आपको ऐसा प्रावधान 60% दिया गया, जो ओपीएस में आपका 30% था। यहाँ 60% फैमिली पेंशन में दिया गया। यदि कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है पेंशन के दौरान तो उसकी जो फैमिली होती है उन्हें 60%, जो मृत्यु से पहले कर्मचारी पेंशन ले रहा था, जैसे 1 लाख पेंशन ले रहा था, तो जब फैमिली पेंशन बनेगी वो 60,000 बनेगी और उस पर भी डीए डीआर आपका मिलता रहेगा कंटिन्यू। ग्रेजुइटी की बात करें तो ग्रेजुइटी एनपीएस में अलग से नहीं थी। इसमें एनपीएस में जो आपका पैसा कटता था और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी तो उसी को मिला के 60% एक साथ आपको दिया जाता था और 40% आपकी पेंशन बनाई जाती थी। इसमें एक निश्चित फार्मूला दिया है उन्होंने प्रति 6 माह के आधार पर, यानी जैसे आपके 30 साल की सर्विस है तो 30 साल में आपके 6 महीने के हिसाब से काउंट करें तो आपके टोटल 60 बनते हैं 6 माह, और उसमें 1/10 यानी आपको 6 महीनों की सैलरी आपको ग्रेजुइटी के तौर पर मिलेगी। वेतन कटौती की बात करें तो एनपीएस में 10% कटता है और यूपीएससी में भी आपका 10% वेतन कटेगा। सरकार के अंशदान की बात करें तो एनपीएस में 14% आपका अभी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, मगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको 18.50% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। मिनिमम सर्विस की बात करें एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इनका जो पेंशन था वो इंश्योर नहीं था। तो जैसे किसी कर्मचारी की कम सर्विस होती थी तो उन्हें बहुत ही कम पेंशन देखने को मिली थी। मैंने देखा था 3-3, 4-4 हज़ार रुपये भी पेंशन मिलती थी। मगर इन्होंने एक प्रावधान रखा है यूपीएस में, यदि आपके 25 साल की कंप्लीट सर्विस है तो आपको फुल पेंशन मिलेगी, लास्ट 50% बेसिक प्लस डीए का, और इससे कम है तो उसका एक फार्मूला बनाया, अनुपातिक फार्मूला, उसके आधार पर आपको मिलेगी। मिनिमम पेंशन का एनपीएस में नहीं था। एनपीएस का मैंने बताया जैसे 3-3, 4-4 हज़ार पेंशन मिलती थी, मगर यूपीएस में आपको 10,000 प्लस डीआर मिनिमम पेंशन इंश्योर्ड किया है गवर्नमेंट ने कि आपको मिनिमम 10,000 मिलेगा, यानी आज के डेट में देखें तो 15,000, क्योंकि आज के डेट में डीए 50% है। तो जैसे जैसे डीए बढ़ेगा
आपकी मिनिमम पेंशन भी बढ़ती जाएगी। अब एक फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं कि 25 साल की सेवा और 50,000 का मूल वेतन के अनुसार से गणना करते हैं। ये दैनिक भास्कर की मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ कि यदि ओपीएस में होते तो पेंशन कैसे बनता। तो मूल वेतन का 50% यानी 25,000, क्योंकि 50,000 हम मूल वेतन लेके चल रहे हैं, और फैमिली पेंशन इनको 30% यानी 15,000 रुपये प्लस डीए मिलता है इस पर। और ओपीएस में न्यूनतम पेंशन का भी एक कॉलम था जिसमें 9,000 प्लस डीए आपको मिल रहा था। यूपीएस की बात करें कि यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस में आपको मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये, उस पर डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, ये एक डीए ही है, तो सेम हो गया यहाँ। और फैमिली पेंशन की बात करें तो यहाँ 30% मिल रहा था, यहाँ आपको 60% फैमिली पेंशन मिलेगा यानी 30,000 रुपये प्लस उस पर डीआर भी मिलेगा। ओपीएस में आपकी 9,000 प्लस डीए थी, यहाँ 10,000 प्लस डीआर कर दिया है। तो ओपीएस के कंपेयर में तो काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है। मगर एनपीएस और यूपीएस की बात करें तो एनपीएस और यूपीएस में अभी भी कर्मचारियों को कन्फ्यूजन में रखा है। एक तो जो ग्रेजुएटी वाला था वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो 25 लाख की ग्रेजुएटी आज के डेट में मैक्सिमम मिलती थी, वो यदि यूपीएस ज्वाइन करते हैं तो मिलेगी या नहीं मिली। और दूसरा कि ये एक ही बार इन्होंने चांस दिया है कि आप अपनी सर्विस के दौरान एक ही बार में आपको एनपीएस से यूपीएस में जाने का मौका मिलेगा या यूपीएस से एनपीएस में आने का। तो कर्मचारी एक से ज़्यादा बार स्वाइप नहीं कर सकते, ये इसमें एक लॉस है। और अभी ग्रेजुएटी के बारे में सरकार ने खुलकर नहीं बताया कि कितनी ग्रेजुएटी यूपीएस में मिलेगी, क्योंकि जो 30 साल की सर्विस पर फॉर्मूला लगा के इन्होंने 6 मंथ की बनाई थी, तो 6 मंथ की ग्रेजुएटी बहुत ही कम होती है। पहले ये ग्रेजुएटी आज की डेट में देखें तो 25 लाख रुपये मिल रही थी मैक्सिमम ग्रेजुएटी। मगर यहाँ 1/10 वाला वो फॉर्मूला लगाया, वो वहाँ थोड़ा सा लॉस हो रहा है। यहाँ आप यूपीएस की ग्रेजुएटी में देखोगे तो यहाँ इन्होंने बताया कि यहाँ नुकसान हो रहा है। जैसे पुरानी ग्रेजुएटी स्कीम थी तो वहाँ ईयर वाइज होती था। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी ऐसे होती है कि 2 साल का 1 मंथ बनता था, यानी मैक्सिमम आपकी 33 साल की सर्विस है तो 16.5 साल की आपको ग्रेजुएटी मैक्सिमम मिलती थी, और मैक्सिमम ग्रेजुएटी आपके 25 लाख रुपये थी आज की डेट में। मगर जब जैसे ये 25 साल की सर्विस दिखाई है तो 25 साल की सर्विस के लिए इनका हो गया 12.5 मंथ का मूल वेतन का 50,000 का, तो उनका बना 12,37,500 रुपये ओपीएस के आधार पर। यदि ये नई पेंशन में आते हैं तो नई पेंशन स्कीम में आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ की मिलने वाली है, तो लास्ट 6 मंथ के हिसाब से 9,37,500 बनता है। तो यहाँ आपको ग्रेजुएटी में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया है। पीएस भी अच्छा है, और यदि आप इंश्योर्ड करना चाहते हो अपने आप को तो इंश्योर्ड करने के लिए यूपीएस में जा सकते हो। यह वही बात होगी जैसे म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर में निवेश करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि हाई रिटर्न हाई रिस्क। तो यदि आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप एनपीएस में जाइए, वहाँ पर वहाँ थोड़ा रिस्क रहेगा। और यूपीएस में आपको इंश्योर्ड कर दिया गया है कि आपके जो लास्ट बेसिक होगा उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नई जानकारी के साथ आने वाली वीडियो में।